सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। अब आप हमारी बराह रास्त नशरियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर नया मौक़िफ़ दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर अदम एतमाद की खबरों पर गलत करार दे दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर टेक्निकल एवेलुएशन कमेटी तश्कील दे चुके हैं। कमेटी वजारत साइंस के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मुशावरत कर रही है। बाहमी इत्तफाक राय से अगर हल निकलता आता है तो इलेक्शन कमीशन वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के हक में है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर नया मौक़िफ़ दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर अदम एतमाद की खबरों को गलत करार दे दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ीशान भट्टी से। ज़ीशान भट्टी, आगाह कीजिएगा इस मामले के बारे में। जी बिल्कुल, देखिए जो 17 अगस्त को इलेक्शन कमीशन में इजलास हुआ था जिसमें वजारत साइंस ने ब्रीफिंग दी, डेमो दिया था मशीनों पे, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अदम एतमाद नहीं किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से। ताहम इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से एक कमेटी तश्कील किया जो कि वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ मुकम्मल मुशावरत कर रही है। और अगर ये एवेल्यूशन कमेटी जो है वो मुशावरत के बाद अगर सूदमंद साबित होता है मुशावरत, तो फिर जरूर इस्तेमाल किया जाएगा आइंदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को। ताहम अभी मुशावरत जारी है और इस हवाले से ये कहना जो है खबरें हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अदम एतमाद किया है, वो गलत है। इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात में शफाफियत के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को सराहता है। ताहम वो टेक्नोलॉजी जो है वो साफ शफाफ और सूदबद्ध होनी चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सियासी गहमा गहमी की बात करें तो PDM एक बार फिर से मुतहर्रिक है। कराची में मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शिद्दत लाने के हवाले से मुशावरत जारी है। इस इजलास में एक बार फिर पार्लियामेंट से इस्तीफ़े के मुतालबे की तजवीज़ दी गई है। पार्लियामेंट से इस्तीफ़ों और जेल भरो तहरीक की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि PDM एक बार फिर से मुतहर्रिक हो गई है। कराची में मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शिद्दत लाने के हवाले से मुशावरत की जा रही है। साथ ही साथ एक बार फिर पार्लियामेंट से इस्तीफ़े का मुतालबे की तजवीज़ भी दी गई है। इस्तीफ़ों और जेल भरो तहरीक की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। इस इजलास में मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया है। साजिद बलोच से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। साजिद, आगाह कीजिएगा इस इजलास के बारे में। साजिद, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा आज के होने वाले इजलास का अहवाल। जी बिल्कुल, PDM का इस वक्त सरबराही इजलास जो है नमाज का वक्फा हो गया है और इस वक्त जो है इजलास रुक गया है। इस इजलास में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। मौलाना फजल रहमान ने तजवीज़ पेश की है कि असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफे दिए जाएं और जेल भरो तहरीक भी शुरू की जाए। आफ्ताब अहमद शेरपऊ ने मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ से इत्तफाक किया है और उन्होंने कहा कि पहले मुल्क भर में जलसे किए जाएं और खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि 5 बड़े जलसे हो चुके हैं तो पंजाब में तहरीक में जो है शिद्दत पैदा की जाए और पंजाब में जलसे करके फिर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करके इस्तीफे दिए जाएं। ताहम अभी तक मियां नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, इनका खिताब जो है अभी बाकी है और इस वक्त जो है वक्फा चल रहा है। आखिरी खिताब महमूद खान अचरजई की पार्टी पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के अब्दुल रहीम ज़ियारतवाल का जो है खिताब हुआ था। अहम इजलास है और हमें ज़राए से ये भी इतलात मिल रही है कि इस इजलास में ये बात भी डिस्कशन आई है कि पीपल्स पार्टी और ANP के चले जाने के बाद PDM पर कोई असर नहीं पड़ा है और कल के जलसे में जो है पीपल्स पार्टी की जो उनकी हुकूमत है उन पर भी तनकीद की जाएगी। जी ठीक है साजिद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। PDM एक बार फिर से मुतहर्रिक हो गई है और हुकूमत मुखालिफ तहरीक दोबारा से शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को और आने वाले दिनों को? PDM का मुतहर्रिक होना वक्त का तकाज़ा है और मुल्क मफाद में है। पाकिस्तान में तो प्रैक्टिकली वन पार्टी रूल जो है वो नाफज हो चुका है। उस पार्टी के मुतल्लिक़ कोई करप्शन का स्कैंडल है, कोई चैलेंज करने वाला नहीं। वो जुडिशरी को मैनिपुलेट करे, कोई चैलेंज करने वाला नहीं। वो नैब और इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को मैनिपुलेट करे, कोई पूछने वाला नहीं। वो खारजा महाज पर बहुत बड़े बड़े जो है हजीमत से दो चार हो, कोई पूछने वाला नहीं।
داخلی صورتحال جو ہے اور معاشی صورتحال اس پر جو کچھ ہو رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں. تو ان حالات میں ایک متحرک اور مضبوط اپوزیشن کا سامنے آنا ملک کی مفاد میں ہے اور یہ وقت کا تقاضا ہے. نوید چودھری صاحب، ایک بار پھر سے پارلیمنٹ سے استعفوں کا جو معاملہ ہے وہ زیر غور آ رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی استعفوں کے معاملے پر پی ڈی ایم آپس میں ہی دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی. اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک پیج پر آ پائیں گے؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا وثوق سے کہ ایک پیج پر آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم نے جس وقت اسٹرینتھ اپنی شو کی تھی اپنے قیام کے فوری بعد، یہ بہت بڑا اتحاد بن کے سامنے آیا، اس نے اقتدار پر لرزہ طاری کر دیا تھا. اس کی جو بنیاد تھی وہ یہی تھی کہ وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے. پارلیمنٹ سے استعفے، جیل بھرو تحریک اور پھر ایک فیصلہ کن دھرنا. تو یہ بنیادی طور پر جو تجاویز اس وقت سامنے آئی تھی، ان تجاویز کے سبب ہی پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک بہت مؤثر اور مضبوط اتحاد بن کر سامنے آیا تھا، جس سے پھر ڈیل کرنے کے لیے حکومت نے مختلف طریقے استعمال کیے. تو اگر تو آپ خالی جلسے کرتے ہیں، اسے حکومت کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا. اگر آپ سیمینار کر رہے ہیں، حکومت کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا. اگر آپ خالی ایک سے دوسری جگہ پر چھوٹا سا جلوس نکالتے ہیں یا بڑا جلوس بھی نکالتے ہیں اور وہاں اس کو جا کے ختم کر دیتے ہیں، حکومت کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں. یہ تو آپ کو ایک فیصلہ کن قسم کے اقدامات لینا ہوں گے اپوزیشن کو. اگر وہ اپنے مینیفیسٹو کو جو انہوں نے سامنے رکھا ہے، وہ کہتے ہیں ملک کو گریو چیلنجز درپیش ہیں، تو اگر تو آپ نے ان کا حل نکالنا ہے تو پھر تو آپ کو بالکل کھل کر میدان میں آنا ہوگا. اور مولانا فضل الرحمان کی پیش کردہ تجاویز جو ہیں وہ لازمی شرائط ہیں اس کی، ان پر عمل کرنا ہوگا. اگر ان پر آپ عمل نہیں کرتے تو پھر ایک بیکار وقت کا ضیاع ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. جی بالکل. نوید چودھری صاحب ساتھ رہیے گا. جاوید اقبال صاحب سینئر صحافی، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. جاوید اقبال صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پی ڈی ایم پھر متحرک ہو گئی ہے اور حکومت مخالف تحریک ایک بار پھر سے شروع کرنے جا رہی ہے. کیا کہیں گے آپ، آنے والے دنوں میں حالات کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ تحریک کامیاب ہو پائے گی؟ حکومت کو پریشرائز کر پائے گی یا پہلے جیسے صورتحال رہے گی؟ ہاں جی، دیکھیں، جو پچھلے 3 سال سے پی ڈی ایم یا اپوزیشن کرتی رہی ہے، اگر میں ان کی ماضی کی کارکردگی دیکھوں تو مجھے آنے والے وقت میں بہت مشکل نظر آتا ہے کہ ان کی کوئی بھی تحریک یا کوئی بھی ایک ڈیسیژن لیں گے تو وہ کامیاب ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو اگلے 3-4 مہینے کے اندر اندر ہم سب پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں الیکشن موڈ میں چلی جائیں گی. اور دوسرا، اگر میں اس اپوزیشن کو دیکھوں تو یہ لوگ اپنے ذاتی مفادات کے تحت اکٹھے ہوئے ہیں. ان کا آبجیکٹو نہ حکومت کے خلاف کچھ ہے یا عوام کی حق میں کچھ ہے. ان کا مفادات اور ان کی جو جنگ ہے، تو ان کے آبجیکٹو اپنے اپنے ڈیفائنڈ ہیں. وہ انہی کی تگ و دو، انہی بارگین کے چکر میں آگے چل رہے ہیں. چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہے تو دیکھیں نا، وہ تو اپنی انٹرنل پالیٹکس کی ہی لڑائی لڑ رہی ہے نا. ادھر تو لیڈرشپ کا رولا ڈلا ہوا ہے کہ مریم نواز شریف آگے آئیں گی یا شہباز شریف کا بیانیہ آگے آئے گا. ٹھیک ہے، فیصلہ میاں نواز شریف نے کرنا ہے، لیکن جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی اندرونی خلفشار کے حالات ہیں تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی تحریک کا حصہ بنے. اور جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ سندھ حکومت میں بیٹھے ہیں. ان کا جو اس وقت ایک ہی آبجیکٹو ہے کہ ہماری سندھ حکومت ہمارے کیسز اور مستقبل کی سیاست کے رول کی تلاش میں وہ نکلے ہوئے ہیں. اور ان کو جہاں کہیں بھی کوشچن ملے گا وہ ادھر اپنے آبجیکٹو کے تحت، جیسے انہوں نے ماضی میں سینٹ کے الیکشن میں حاصل کیا تو ویسے ہی وہ آگے کریں گے. اور جہاں تک فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، فضل الرحمان صاحب بہت بڑے سیاستدان ہیں، آج کی تاریخ میں سب سے سمجھدار سیاستدانوں میں سے ایک سیاستدان ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو فی الحال تو وہ اپنی ریلیونس ہونے کی اسٹرگل کر رہے ہیں نا. تو جہاں تو اگر اس کو میں سمرائز کروں تو مجھے ان تمام چیزوں میں 3 سال کے دوران نہ عوام کہیں نظر نہیں آئے جن کے نام سے یہ سیاست کرتے ہیں، جن کے نام سے یہ ووٹ لیتے ہیں، جن کے نام سے یہ اقتدار میں آتے ہیں اور جن کے نام سے ہی انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی پولیٹیکل کارپوریٹ کمپنیز بنائی ہیں. تو ان سے اگر آپ یہ امید رکھیں کہ یہ باہر آ کے ایجیٹیشن کریں گے، استعفے دیں گے، تو یہ اگر انہوں نے ایسی کوئی حرکت یا کوشش یا کی
तो वो जाती तौर पे होगी, जो कि मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही। ये कहीं ना कहीं देखना, इन तमाम के बैकडोर में राब्ते तो सबके चल रहे हैं। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह सकती कि हमारे राब्ते नहीं है। वो राब्ते क्या हैं? वो अपने अपना कंफर्ट जोन तलाश कर रहे हैं। उनको जिधर कंफर्ट जोन मिलेगा उधर साइड पे हो जाएंगे। उसकी जिंदा मिसाल आप ये देखें ना, इन्होंने बुज़दार साहब को 3 साल मुस्लिम लीग नून ने खुद दिए, किसी और ने तो नहीं दिए। पीपल्स पार्टी अगर पीडीएम से निकली है तो पीडीएम का, पीपल्स पार्टी का रोना तो यही था। जनाब, आप बुज़दार साहब सबसे सॉफ्ट टारगेट है पंजाब में, आप उनके खिलाफ तहरीक अदमत मार्ग लेकर आए और इनको इधर से वीक करें, फिर हम आगे फेडरल में चलेंगे। तो आपने सिर्फ इस मफादा, इस चीज के लिए कि कहीं हमजा शहबाज में ऊपर आ जाए, आपने वो चीज नहीं होने दी। तो कहने का मकसद ये है कि जब कोई भी तहरीक अवाम के लिए होती है वही कामयाब होती है। जो जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल जावेद इकबाल साहब साथ ही रहिएगा। अहमद वली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत मुखालिफ तहरीक एक बार फिर से शुरू हो रही है और इस पर मुशावरत भी की जा रही है। हमने देखा कि पीडीएम जो है पहले आपस में ही लड़ पड़ी थी और ये जो तहरीक है वो कामयाब नहीं हो पाई थी। अब आने वाले दिनों में इस तहरीक को किस तरह से देख रहे हैं, कितने असरअंदाज होगी सियासत पर? मेरा ख्याल है जो पीडीएम के अंदरूनी खलफशार थे, इख्तलाफात थे, वो अब दूर होना शुरू हुए हैं। लग रहा है ऐसा कि जैसे शहबाज शरीफ हैं, जो ही उनको इशारा मिला है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से वो रिप्रेजेंट करें और जो मामलात हैं सियासी वो देखें मरियम नवाज की जगह पर, तो इस तरह से लग रहा है कि जैसे इस कोई बातचीत जो है अंदरूनी खाना चल रही थी फजलुर रहमान, बिलावल और शहबाज शरीफ के दरमियान। और उसके बाद अब ये जो मामलात अगर वो करते हैं कि कोई तहरीक ऐसी लॉन्च करनी है, क्योंकि हुकूमत जो है वो तो बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठ गई थी कि अब तो अपोजिशन जो है वही नालायक है, वो तो किसी ऐसी कोई तहरीक लॉन्च करने के काबिल नहीं है। कोई हुकूमत जो है वो बिल्कुल खुलकर अपना काम कर रही है और उनको कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन आवाम जो है वो महंगाई में बिल्कुल दबे हुए हैं और वो नजरें उठा के देख रहे थे कि किसी तरह से कोई अपोजिशन के लोग जो हैं उनके हक में आवाज़ बुलंद करें। तो पीडीएम को जो है एक मेरा ख्याल है स्ट्रेटजी ऐसी बनानी चाहिए। अब टाइम आ गया है, हुकूमत के आखिरी 2 साल हैं, अब ये आवाम को बताना है कि उनकी क्या कारकर्दगी रही और किस तरह से महंगाई जो है उन्होंने जीना दुभर कर दिया आवाम का। तो मेरा ख्याल है कि अब उनको ख्याल आया है कि हमें कोई ऐसी तहरीक लॉन्च करना पड़ेगी और कोई अपना वोट बैंक, मेन चीज़ उनका टारगेट है, तो जो उनका वोट बैंक है उनको टारगेट करें, उनके लिए उनकी आवाज़ उठाएं, ताकि ये ना हो कि कल को इलेक्शन में जाना है तो ये ना हो कि वो आवाम कहें कि जब हम मुश्किल में थे आपने हमारी आवाज़ बुलंद नहीं की। तो स्ट्रेटजी जो है पीडीएम की ठीक लग रही है, क्योंकि आखिरी इन दिनों में जो आखिरी 2 साल अब रह गए हैं, हुकूमत जो है वो बड़ी बड़ी कैंपेन्स लॉन्च कर रही है, बड़े बड़े डेवलपमेंट फंड जो हैं वो अपने अरकान असम्बली को दे रही है ताकि उनको भी खुश रखा जा सके और आवाम को दिखाने के लिए भी कुछ ना कुछ सड़कें या कुछ चीज़ें ऐसी बनाई जाएं ताकि अगले इलेक्शन में जाके तो वो इसी को कैश करवाएं। और अपोजिशन जो है उनको भी टारगेट करें कि देखें अपोजिशन जो है वो तो बेकार अपोजिशन है, उन्होंने तो आवाम की कोई उनका साथ ही नहीं है, उनका कंट्रोल नहीं है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर कोई ऐसी कैंपेन या कोई तहरीक लॉन्च कर सके। तो ये पीडीएम के लिए एक अच्छा मौका है। जी बिल्कुल। अहमद वली साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें ज्वाइन किया था नवीद चौधरी ने, आप सबका बहुत शुक्रिया। साजिद बुलो तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका भी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सिलेक्टेड हुकूमत हर तरफ से हमलावर है, हुक्मरान अवाम के मौशी कत्ल पर उतर आए। टंडवाला यार में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का राज है, नालायक हुकूमत को घर भेज कर दम लेंगे। कोई जमात हुकूमत का मुकाबला कर सकती है तो वो पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चियाले जानते हैं कि अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाता है। पिछले कुछ दिनों खान साहब अपना 3 साल का तबाही का जश्न मनाया था। तब्दीली का असर चेहरा महंगाई और गुर्बत है। आपने पीपल्स पार्टी को ताकतवर बनाना है, आपने अवामी हुकूमत लेकर आना है। खान साहब ने 50 लाख घरों का वादा करके गरीबों के सर से छत छीने हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि पीडीएम एक बयानिए पर खड़ी है, हम किसी सूरत अपने बयानिए से पीछे नहीं हटेंगे, सियासत में असूलों पर खड़े होना चाहिए।
असूलों पर रहना ही, खड़े होना ही असल बात होती है। तो पीटीएम एक बयानी पर खड़ी है, आइन की बयानी पर खड़ी है, इंशाल्लाह कायम रहेगी। फवाद चौधरी की भी कराची में एंट्री। कहते हैं पीटीएम जलसे के बाद मौलाना फजलुर रहमान फिर बीमार पड़ जाएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग इलाकाई जमातें हैं। सिंध में अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की होगी। इसमें ये जो पीटीएम का जलसा वलसा है कल या जलसी शलसी ये कर रहे हैं, आप देखेंगे कि इस जलसे के बाद फिर फजलुर रहमान साहब कुछ दिनों के लिए बीमार हो जाएंगे। सबसे पहले मेरा मशवरा ये है शहबाज शरीफ साहब को भी कि वो जलसे करने के बजाय पहले नून लीग के अंदर फैसला करें कि लीडर कौन है। आधे लोग मरियम नवाज के पीछे लगे हुए हैं, आधे लोग आपके पीछे लगे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब को समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने शादियां अटेंड करनी है या उन्होंने सियासत करनी है। सिंध में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत का खात्मा होगा और पीटीआई अगली हुकूमत यहाँ पर अपनी तश्कील दे पाएगी। महंगाई के हवाले से बात करें तो महंगाई अरूज पर, मगर ज़िला इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। कराची में सब्जी की कीमतों के साथ ग़िज़ाई अजनास भी शहरियों की दस्तरस से बाहर हो गईं। बाज़ारों में अशिया सर्फ के मनमानी नरखों पर फ़रोख्त जारी है। वसीम इफ्तिखार रिपोर्ट करेंगे। महंगाई का टॉप गियर जारी, कीमत आसमान छूने लगी। सब्जियां हो या ग़िज़ाई अजनास, मार्केट में सबके नर्ख हाई हो गए। दुकानदारों ने सरकारी रेट एक तरफ रख कर अपने दाम लगा दिए। भिंडी की सरकारी कीमत 90 रुपए है, मगर ये आम बाजार में 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। अदरक अपने सरकारी रेट 260 के बजाय 400 रुपए फी किलो हो गया है। टमाटर 60 और प्याज 50 रुपए किलो है। मुर्गी खाना भी गरीब के लिए ख्वाब बन गया है। मुर्गी का गोश्त 280 रुपए किलो हो गया है। डॉलर की कदर में इजाफे की वजह से ग़िज़ाई अजनास, दालें, तेल, घी और चीनी की कीमतें भी बढ़ गई हैं। चीनी होलसेल में 20 पैसे महंगी होकर 102 रुपए 40 पैसे और रिटेल में 111 रुपए फी किलो हो गई है। होलसेल में काबली चना 5 रुपए महंगा होकर 205 रुपए और काला चना 2 रुपए इजाफे से 124 रुपए फी किलो हो गया है। होलसेल में दाल माश 2 रुपए इजाफे से 247 और दाल चना 3 रुपए महंगी होकर 150 रुपए और रिटेल में 160 रुपए किलो हो गई। बुनियादी जो जरूरियात हैं खाने पीने की, वो आपकी सब्जियां हैं, आटा है, दाल है, चावल है, ये आम बंदे की पहुंच से बाहर है। ये तेल जो है ना, इसने हमारा तेल निकाल के रखा हुआ है। मसाले तकरीबन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं ना रेट, वो एक दिन का नहीं ये रेट। बाजारों में मनमानी कीमतों पर अशिया जरूरियात की फरोख्त जारी है, मगर पूछने वाला कोई नहीं। कराची में इत्तेहाद टाउन की कायम खानी कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गई है। मसाइल से तंग शहरी कहते हैं कि इलाके में सियासत तो बहुत है, मगर सहूलियात की फराहमी सिफर है। मकीनों को किन मुश्किलात का सामना है, ये जानते हैं रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेलवे के खसारे की बड़ी वजह सामने आ गई। महकमा रेलवे में पेंशनर्स की तादाद मुलाजमीन से बढ़ गई। मुलाजमीन की तादाद 67,400 जबकि पेंशनर्स की तादाद 1,23,000 से भी तजावुज़ कर गई। ये मामला क्या है, सईद अहमद सईद से जानते हैं। सईद बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ारत रेलवे की जानब से सालाना ईयर बुक 2020 है वो जारी की गई है। पाकिस्तान रेलवे वाहद मिनिस्ट्री हो गई है जिसमें मुलाजमीन कम और पेंशनर जो हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं। और रेलवे अदादोशुमार के मुताबिक इस वक्त जो रेलवे के अंदर मुलाजमीन की तादाद है वो 67,406 है वो हो गई है, जबकि मुलाजमीन की तनख्वाहों पर सालाना 28 अरब 58 करोड़ रुपए जो रकम है वो इसके ऊपर है वो सर्फ होती है। अगर पेंशनर की बात करें तो पाकिस्तान रेलवे के अंदर पेंशनर की तादाद है वो 1,23,000 से भी तजावुज़ है वो कर चुकी है, और जिसके ऊपर सालाना 42 अरब रुपए जो है वो अखराजात हैं वो आते हैं। और वफाकी हुकूमत की तरफ से महकमा रेलवे को माहाना 3.5 अरब रुपए जो है वो पेंशन फ़ंड की मद में है वो दिया जाता है कि सालाना 42 अरब रुपए से ज़ायद जो है वो सिर्फ पेंशन के ऊपर है वो सर्व कर रहा है। 67,000 से ज़ायद मुलाजमी की तनख्वाहों के ऊपर मजमूई तौर पर 28 अरब रुपए है वो अखराजात हैं वो आते हैं, लेकिन इससे बरक्स पेंशन के अखराजात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिससे रेलवे का खसारा है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है। 2025 तक रेलवे मुलाजमी की पेंशन जो है वो 60 अरब रुपए से भी तजावुज़ है वो कर जाएगी, जिससे पाकिस्तान रेलवे की आमदनी और अखराजात में एक बड़ा फ़र्क है वो सामने आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सईद अहमद सईद। रावलपिंडी के अयूब पार्क में खड़े टैंक्स और तोपें 1965 की पाक भारत जंग में दुश्मन भारत की इबरतनाक शिकस्त की दास्तान सुना रहे हैं। सबा बजीर की रिपोर्ट इसी बारे में है। ये है अयूब पार्क रावलपिंडी में खड़े भारतीय टैंक्स और तोपें जो चीख चीख कर बुज़दिल भारतीय फौज की पाक फौज के हाथों शिकस्त फाश की कहानी सुना रहे हैं।
1965 की पाक भारत जंग में पाक फौज के निडर जवानों ने बुज़दिल भारतीय फौजियों को हमेशा की तरह भागने पर मजबूर कर दिया था। भारतीय फौजी जान बचाकर ऐसे भागे कि इन टैंक्स और तोपों को छोड़ गए। इन टैंकों के साथ हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। टैंक्स देखने आए अफराद का कहना है कि ये सब देखकर 65 की पाक भारत जंग में पाक फौज के कारनामों की याद ताज़ा हो जाती है। यहाँ पे आके अपनी हिस्टोरिकल चीज़ें देखना और फिर उसके बाद दुश्मन के टैंक और उनकी इक्विपमेंट्स देखना, ये हमारे लिए एक फ़ख्र और एज़ाज़ की बात है। हमें बड़ी खुशी हुई है यहाँ आके, बड़ी मालूमात और बहुत ही वेंटेज सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। लड़कियों का कहना है कि जो किताबों में पढ़ा उसे देखकर अच्छा लग रहा है। सोशल स्टडीज़ में पढ़ा था इनके बारे में, अपनी हिस्ट्री जब हमारे सामने हो, प्रैक्टिकली हम किसी चीज़ को देखें तो बहुत अच्छा लगता है। हमने बुक्स और हिस्ट्री में पढ़ा है इन चीज़ों के बारे में, आज पहली बार सामने देखकर हमारे दिल में एक जज्बा पैदा हुआ है कि हम भी आर्मी में जाने का मौका मिले। सितंबर 1965 की जंग में पाकिस्तानी अफवाज ने दुश्मन को धूल चटाई थी। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान के पास असलहा और फौजी कुव्वत भी कम थी, मगर उसके बावजूद पाक अफवाज ने हिम्मत और जुर्रत की दास्तानें रकम की और आज उनके सबूत अयूब पार की जीनत बने हुए हैं। माजी की इन यादगारों को देखकर जहां शहरी अपनी तारीख से रोशनास होते हैं, वहीं पर दुश्मन की इबरतनाक सजा और अपने हीरोज के बारे में आगाही भी मिलती है। कैमरामैन वाजिद मुगल के हमरा सबा बजीर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और आपको बताएं कि कराची में मशीनी हाथ बनाने वाली कंपनी बायोनिक ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। 4 सदा के रिहायशी 4 साला बच्चे मोहम्मद को दिमाग की मदद से चलने वाला हाथ लगा दिया गया। 4 साला मोहम्मद अब दिमाग की मदद से अपना मसनूई हाथ कंट्रोल कर सकेगा। इससे कबल कम उम्र बच्चों को मसनूई हाथ लगाने का रिकॉर्ड बरतानिया और अमेरिका के पास मौजूद था। साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।